प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मोहम्मद गोरी के इंडियन इन्वेजन्स यानी भारत में जो उसने आक्रमण किया, एक से ज्यादा बार किए और कई बड़ी लड़ाइयां उसने लड़ी हैं, जैसे कि बैटल ऑफ तराइन वगैरह। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम आगे देखेंगे, बट मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि मोहम्मद गोरी के इंडिया में अटैक करने से पहले इंडिया में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बाहर का रूलर आके काफी लंबे समय तक अपनी किंगडम को स्टैब्लिश कर ले। काफी पहले होता था, जैसे कि अलेक्जेंडर्स वगैरह आते थे, भारत पे आक्रमण करते थे, फिर वापस लौट जाते थे। लेकिन मोहम्मद गोरी के अटैक के बाद ये सारी चीजें बदल गई। तो मोहम्मद गोरी अपने साथ कई मिलिट्री जनरल्स को भी लेके इंडिया में आता था। तो उन्हीं में से एक मिलिट्री जनरल ने फिर इंडिया में ही रहना डिसाइड किया, और इंडिया में इस तरह से आप देखोगे कि इस्लामिक एक तरह से आप कह सकते हो किंगडम्स बननी स्टार्ट हो गई थी। तो ये सारी चीजें मोहम्मद गोरी के टाइम से ही स्टार्ट हुई थी, इसलिए हमको ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो सबसे पहले तो हमको यही जान लेना चाहिए कि ये मोहम्मद गोरी कौन था। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का के एक छोटे से किंगडम का राजा था। ये किंगडम इसने खुद से बसाई थी। तो इसका क्योंकि नाम था मोहम्मद गोरी, तो इसने जो किंगडम बसाई थी वो इसके ही नाम पे उस किंगडम का नाम पड़ा था, गोरीड किंगडम, क्योंकि इसका नाम खुद है मोहम्मद गोरी। तो ये जब इसने अपनी किंगडम अफगानिस्तान में बसा ली तो वो वहां से सपने देखने लगा, क्योंकि अफगानिस्तान भी उस वक्त एक तरह से इंडिया का ही पार्ट था। तो सपने देखने लगा कि मैं नॉर्थ इंडिया वाले हिस्से पे अपना कैप्चर करूं। क्यों करूं, ये ऐसे सपने क्यों देखता था? क्योंकि इससे पहले भी कुछ मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम वॉरियर्स कह लो, उन लोगों ने ऑलरेडी इंडिया पे अटैक किया था। ये ऐसा नहीं है कि ये पहला इंसान है जिसके दिमाग में ये बात आई कि मैं इंडिया में अटैक करता हूं। तो पहला इस्लामिक रूलर कहना ज्यादा सही रहेगा। तो इसके पहले भी कुछ इस्लामिक इन्वेडर्स यानी मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम वॉरियर था जिसने इंडिया को इन्वेड किया था। देखो, इन्वेड करने का मतलब होता है कि आपने इसी मकसद से इंडिया पे अटैक किया है कि इंडिया को कैप्चर कर सको। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट हुआ था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, उसके बाद जो सेकंड मुस्लिम रूलर कह लो या मुस्लिम इन्वेडर कह लो जिसने इंडिया में एंटर किया था वो था महमूद ऑफ गजनी। लेकिन ये दोनों के दोनों इंडिया में आए तो जरूर, इन्होंने कुछ लड़ाइयां वगैरह भी लड़ी और सक्सेसफुल भी रहे, ये दोनों मोहम्मद बिन कासिम और महमूद ऑफ गजनी। तो ये दोनों सक्सेसफुल भी रहे, लेकिन इनमें और मोहम्मद गोरी में फर्क था। इन दोनों ने इंडिया में जो भी लड़ाइयां जीती, जितने भी पैसे वगैरह लूटे, उन सब को लेके ये दोनों अपने घर वापस लौट गए, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद ऑफ गजनी। लेकिन मोहम्मद गोरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो यहाँ पे इंडिया में उसका मकसद पैसे लूटना या यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाना ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहता था इंडिया में अपनी किंगडम स्टैब्लिश करना। जबकि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि हम इंडिया में अपनी किंगडम बनाएंगे। वो बस लूटने आए थे, लूट के चले गए। तो इस तरह हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं ताकि आपको पूरी पिक्चर शुरू से ही क्लियर रहे। तो ये जो मोहम्मद गोरी है जिसकी लाइफ हिस्ट्री हम आज पढ़ रहे हैं, तो यही पहला मुस्लिम वॉरियर है जिसने इंडिया में अपनी किंगडम स्टैब्लिश की। ये पहला आदमी नहीं है जिसने अटैक किया, इसके पहले भी दो लोगों ने अटैक किया, लेकिन उन दोनों ने किंगडम तो स्टैब्लिश नहीं की ना। तो किंगडम स्टैब्लिश करने का जो क्रेडिट है, कौन सा किंगडम? पहला इस्लामिक किंगडम, मुस्लिम किंगडम, जो कि इस्लाम के रूल्स को फॉलो करे। ठीक है, तो वो यही है। और ऐसा करने के लिए इसको कई लड़ाइयां लड़नी लगी। ऐसा नहीं है कि ये आया, एक लड़ाई जीती और अपनी किंगडम बना ली, नहीं, इसको कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी इंडियन रूलर्स के खिलाफ। तो वो सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे। तो इसलिए मोहम्मद गोरी को बोला जाता है ट्रू फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया,
क्योंकि ये जो आया तो इसके साथ कुछ और मिलिट्री जनरल्स भी आए, और उन्हीं मिलिट्री जनरल्स ने कुछ ही सालों के अंदर इंडिया में जो है पहली इस्लामिक किंगडम स्टैब्लिश की थी। तो इसलिए इसका पूरा क्रेडिट मोहम्मद गोरी को ही जाता है। इसको कहा जाता है ट्रू फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो अब देखो, इसको इंडिया में आने में आसानी इसलिए भी हो गई कि मैंने आपको बताया कि इसके पहले भी दो लोग इंडिया पे अटैक कर चुके थे। उनमें से एक था महमूद ऑफ गजनी। तो ये महमूद ऑफ गजनी जो था, ये गजनी का सुल्तान था। इसके नाम से ही क्लियर होता है कि गजनी से आया था ये। तो गजनी जो है वो भी अफगानिस्तान की ही जगह है। तो आप कह लो कि मोहम्मद गोरी के पहले जो इंडिया में आया था वो भी अफगानिस्तान से ही आया था, और ये मोहम्मद बिन कासिम जो है ये इराक से आया था। तो मोहम्मद गोरी को ये बात पता थी कि अफगानिस्तान से इंडिया कैसे जाते हैं, कौन से रास्ते हैं। और एक और चीज है कि ये जो गजनी का महमूद था, महमूद ऑफ गजनी, इसने पंजाब के एक बड़े से हिस्से पे कैप्चर किया था। जब इसने अटैक किया था इंडिया में तो इसने पंजाब के बड़े से हिस्से पे कैप्चर कर रखा था, और धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर हो गई। तो इसलिए मोहम्मद गोरी को थोड़ी सी एडवांटेज थी, क्योंकि अफगानिस्तान का एक राजा पहले ही इंडिया के थोड़े से हिस्से को कैप्चर कर चुका था। तो इसलिए मोहम्मद गोरी को एडवांटेज थी, उसको रास्ते वगैरह पता थे, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, ये सारी चीजें मोहम्मद गोरी को पता थी उस वक्त। तो मोहम्मद गोरी के दिमाग में ये प्लान तो बनने ही लगा था कि अब मुझे इंडिया पे अटैक करना ही चाहिए। तो हिस्टोरियंस ने इसके 7 मेजर इन्वेजन्स रिकॉर्ड किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसने एक ही बार में आके इंडिया में कोई किंगडम स्टैब्लिश कर ली। तो ऐसा करने के लिए इसको 7 बार इंडिया पे इन्वेजन यानी इंडिया पे चढ़ाई या आक्रमण करने की जरूरत पड़ी। तो इसके पास कितनी आर्मी थी ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसके पास अच्छी खासी बहुत बड़ी आर्मी थी। किसी भी इंडियन रूलर के मुकाबले बहुत बड़ी आर्मी थी इसके पास। तो इसने आगे चल के एक बैटल लड़ी है इंडियन किंग्स के साथ, उसको बोलते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये सब हम आगे कवर करेंगे। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने लड़ा। आप ये याद रखो कि मोहम्मद गोरी ने कुल मिला के 7 बार इंडिया पे अटैक किया। उन 7 में से एक लड़ाई है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो उस लड़ाई में इसकी जो आर्मी थी उसका पता चलता है, क्योंकि वो बुक्स में रिकॉर्डेड है वो लड़ाई। तो वो लड़ाई इसने राजपूत आर्मी के खिलाफ लड़ी थी, ठीक है। तो उस वक्त जो ये लड़ाई लड़ने आया था, तो ये अपने साथ 3000 हाथी, 3 लाख सैनिक और 1.2 लाख फुली आर्मर्ड, 3 लाख तो पैदल चलने वाले सैनिक थे उसके पास, और 1.2 लाख फुली आर्मर्ड यानी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन, हेलमेट वगैरह ये सब पहने, यानी काफी बड़ी लंबी चौड़ी आर्मी थी मोहम्मद गोरी के पास। तो आइए देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने आर्मी वार्मी तो बना ली, सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, प्लान भी है उसके दिमाग में कि हमको इंडिया पे अटैक करना है। तो अब देखते हैं मोहम्मद गोरी इंडिया पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो इसने जो पहली बार इंडिया की धरती पे कदम रखा तो वो 1175 में वो वहां से अफगानिस्तान से चलता है कि मुझे अब इंडिया पे कैप्चर करना है, और 2-2.5 साल तक ये इंडिया में ही घूमता रहता है। तो मोहम्मद गोरी सबसे पहली बार इंडिया में एंटर करता है 1175 में, ठीक है। और देखो ये गजनी है, गजनी तो यहीं के आसपास है। गजनी तो महमूद ऑफ गजनी यहीं से आया था। अब मोहम्मद गोरी आ रहा है तो वो भी इसी एरिया से आ रहा है। तो देखो ना, ये सब खाइबर पास, गोमल पास, ये पास क्या होते हैं? तो पहाड़ों के बीच से जो कोई रास्ता निकलता है ना, पहाड़ पे तो आप अपनी आर्मी को लेकर नहीं आ सकते हो, लेकिन अगर पहाड़ के बीच में कोई ऐसा रास्ता आपको नजर आ जाए जहां से घोड़े गुजर सकते हैं, हाथी वगैरह को आप लेके जा सकते हो, तो वो माउंटेन पास कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा ही एक माउंटेन पास ये क्रॉस करके आता है, इंडिया की धरती पे कदम रखता है। तो इसका सबसे पहला मुकाबला होता है करमाथियन मुस्लिम ट्राइब से। तो करमाथियन मुस्लिम ट्राइब जो है वो मुल्तान वाली एरिया में रहते थे, यानी यहां पे रहते थे। तो ये देखो माउंटेन पास क्रॉस करके इंडिया की तरफ बढ़ने लगा। तो सबसे पहले ये पहुंचा मुल्तान में। तो मुल्तान में कौन थे? इसका मुकाबला सबसे पहले किससे हुआ? करमाथियन मुस्लिम ट्राइब से हुआ। तो उसको इन्होंने हरा दिया और मुल्तान को कैप्चर कर लिया। तो ये रहा मुल्तान। तो अब देखो मुल्तान तो इसने कैप्चर कर लिया,
तो मुल्तान के बाद ये ऊच नाम की जगह की तरफ बढ़ने लगा। तो ऊच जो है वो सिंध प्रोविंस में पड़ता था। सिंध यानी ये थार डेजर्ट वाला एरिया आप देख रहे हो, राजस्थान थार थार डेजर्ट वाला एरिया, उसी में उच्च नाम की जगह थी। तो उच्च को कैप्चर कर लेता है ये 1178 में और वहां पे अपना एक किला बना देता है। तो आप देख रहे हो ये इसका पहला अटैक है इंडिया पे। तो इंडिया में पहले अटैक में इसने क्या किया, मुल्तान को कैप्चर कर लिया और मुल्तान से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे एक दूसरा शहर था उच्च नाम का, जो कि डेजर्ट में लोकेटेड था, उसको इसने कैप्चर कर लिया 1178 में। और ना सिर्फ कैप्चर किया बल्कि अपना किला भी बना दिया। तो किला बनाने का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे किला बना रहे हो यानी कि आप मैसेज देना चाहते हो कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, ये मेरा इलाका है, मैं लौट के वापस अफगानिस्तान जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं यहाँ पे रूल करना चाहता हूं, इसीलिए तो किला बना रहे हो ना आप। और दूसरी चीज क्या है, जब आप किला बनाते हो तो आप ये भी बताते हो कि आप खुद को लड़ाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो चीजें क्लियर होने लगी थी कि ये इसका प्लान कुछ दूसरा ही है, ये लड़ने नहीं बल्कि कैप्चर करने आया है। तो धीरे धीरे ये और आगे बढ़ता चला जाता है और सिंध वाले पूरे एरिया को कैप्चर कर लेता है, लोअर सिंध। तो ये सिंध को अगर आप दो हिस्सों में मान लो, तो ये अपर सिंध, तो ये लोअर सिंध, यानी कि धीरे धीरे देख रहे हो ना, राजस्थान गुजरात वाले एरिया की तरफ ये बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। 2 सिटीज इसने ऑलरेडी कैप्चर कर दी है, मुल्तान की और उच्च की। तो वहां से उच्च से भी ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो क्योंकि उच्च डेजर्ट में लोकेटेड था, तो ये बढ़ता है तो इसको कुछ दिन का वक्त लग जाता है डेजर्ट को क्रॉस करने में। तो जब वो डेजर्ट को क्रॉस कर लेता है तो डेजर्ट की दूसरी तरफ जो है वो गुजरात का एरिया स्टार्ट हो जाता था, गुजरात प्रोविंस का। तो उस वक्त गुजरात प्रोविंस में जो है चालुक्य डायनेस्टी का कब्जा था। चालुक्य एक डायनेस्टी थी, वो वहां पे रूल कर रही थी और इन्होंने अपनी कैपिटल अनहिलवाड़ा को बना रखा था। तो आज अगर आप मॉडर्न डे की बात करोगे तो अनहिलवाड़ा गुजरात के पाटन शहर के आसपास पड़ता था। ठीक है, तो अब ये गुजरात की तरफ बढ़ चला है, गुजरात पहुंचने ही वाला है। तो गुजरात का जो उस वक्त राजा था वो काफी छोटे एज का एक बच्चा था, उसका नाम था यंग, मतलब राजा भीमदेव टू नाम था उसका। ठीक है, और वो चालुक्य डायनेस्टी के सोलंकी वंश का राजा था। ठीक, तो चालुक्य डायनेस्टी एक बहुत पावरफुल और कह लो ग्लोरियस डायनेस्टी हुई है इंडियन हिस्ट्री में। उसी डायनेस्टी के सोलंकी वंश का राजा था राजा भीमदेव टू, और ये एक छोटा सा बच्चा था एक्चुअली। तो क्योंकि इसके फादर की डेथ हो गई थी इसलिए ये राजा बन गया था छोटी सी उम्र में ही। लेकिन एक्चुअल जो कंट्रोल थी, जो गुजरात की एक्चुअल पॉलिटिकल कंट्रोल कह लो या डिसीजन लेने की ताकत, वो इस राजा के मां के पास थी। यानी कंट्रोल तो मां ही करती थी, लेकिन नाम के लिए अपने बेटे राजा भीमदेव टू को गद्दी पे बिठा रखा था। ठीक, तो ये जो मदर थी उनका नाम था नाइकी देवी। तो पूरी आर्मी को भी यही कंट्रोल करती थी, पूरे पॉलिटिकल डिसीजंस भी यही लेती थी। ये तो छोटा बच्चा था। तो अब मोहम्मद गोरी क्या है, वो गुजरात की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो गुजरात की तरफ क्यों बढ़ता चला आ रहा है, गुजरात घूमने तो आ नहीं रहा है, वो तो लड़ने आ रहा है ना। तो अब नाइकी देवी की चिंता तो बढ़ेगी ना कि अब देखो कोई अफगानिस्तान का कोई रूलर आ गया है और हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, तो खतरा महसूस हो रहा है इन लोगों को। नाइकी देवी कौन है? नाइकी देवी तो राजा भीमदेव की मदर है। तो ये नाइकी देवी का नाम आप याद रखोगे, 1-2 बार क्वेश्चंस पूछे गए इससे। ठीक है, तो अब देखो मामला बैटल की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। किसके बीच बैटल होने के चांसेस है? मोहम्मद गोरी और गुजरात वालों से। गुजरात की तरफ से कौन लड़ेगा? तो नाइकी देवी ही लड़ेगी ना, क्योंकि उनका बेटा तो बिल्कुल छोटा है एज में। तो यही जो बैटल हुई इसको कहा गया है बैटल ऑफ कयादरा। तो ये कब लड़ाई हुई है? तो 1178 एडी में। तो अब देखते हैं, क्योंकि अब दोनों की लड़ाई हुई तो उसी लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ कयादरा। तो ये कयादरा जो जगह है ये माउंट आबू के आसपास है। माउंट आबू जो राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे ही पड़ता है, तो वहीं पे ये जगह है कयादरा। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? देखो मोहम्मद गोरी के पास फोर्सेस तो काफी लंबी चौड़ी थी,
लेकिन वो फोर्सेस कई दिनों से चलती आ रही थी, डेजर्ट वेजर्ट क्रॉस कर रही थी, तो फोर्स की ताकत घट गई थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो किसी ने नहीं सोचा था वही हो गया। मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से हार गया। जो नाइकी देवी है उन्होंने हरा दिया मोहम्मद गोरी को, बहुत बुरी तरीके से अपनी जान बचा के भागा था मोहम्मद गोरी। तो नाइकी देवी ने इन जो जो लड़ाई हुई है वो कयादरा नाम के गांव के पास हुई। तो ये गांव अगर आज के मैप में आप ढूंढोगे तो माउंट आबू जो राजस्थान के पास वाली राजस्थान में ही पड़ता है, लेकिन अनिलवाड़ा जो है गुजरात की कैपिटल थी उस वक्त की, वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 60-70 किलोमीटर की दूरी होगी माउंट आबू और अनिलवाड़ा में। तो मोहम्मद गोरी इतनी बुरी तरीके से हारा कि फिर पूरी लाइफ जब तक वो जिंदा रहा कभी उसने गुजरात में दोबारा कदम नहीं रखा। तो बाद में देखो, मोहम्मद गोरी ने तो भले ही गुजरात में कभी पलट के कदम नहीं रखा, लेकिन मोहम्मद गोरी अपने साथ कई मिलिट्री जनरल्स को लेके आया था। उनमें से उसका एक भरोसेमंद मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में अपने मालिक के अपमान का बदला लिया था। ये तो उसके मालिक का अपमान ही हुआ ना, वो बुरी तरीके से हार के भाग गया, एक रानी से हार गया, वो छोटे से बच्चे से हार गया वो। तो इसी मोहम्मद गोरी ने तो पलट के कभी गुजरात में कदम नहीं रखा, लेकिन मोहम्मद गोरी अपने साथ जो मिलिट्री जनरल्स लेके आया था उसमें से एक मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 20 साल बाद, तो 1178 में मोहम्मद गोरी हार के भागा है वहां से, उसके 20 साल, लगभग 20 साल के बाद, यानी 95-97 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात में अटैक किया था। और दूसरे अटेम्प्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात वालों को हरा दिया था और जाके उसने अपनी मास्टर को कहा था, मोहम्मद गोरी को कहा था कि मैंने आपके अपमान का बदला ले लिया। लेकिन मोहम्मद गोरी कभी लौट के नहीं गया गुजरात। ठीक, तो उसके भी कुछ सालों के बाद देखो, यानी कि मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल स्टार्टिंग में गुजरात मजबूत था, धीरे धीरे वो कमजोर होता चला गया। गुजरात इतना मजबूत था कि मोहम्मद गोरी तक को भगा दिया था, लेकिन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। तो पहले तो मोहम्मद गोरी के ही नौकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया 20 साल के बाद। उसके 100 साल के बाद गुजरात जो है पूरी तरीके से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया था। तो अब ये दिल्ली सल्तनत क्या चीज है वो हम देखेंगे। ठीक, तो आप बस ये समझ लो कि गुजरात जो है धीरे धीरे इन लोगों की आने की वजह से कमजोर होता चला गया। तो अब देखो, मोहम्मद गोरी ने कुछ सक्सेस पाई, कुछ नुकसान भी उठाया। सक्सेस कैसे पाई? मुल्तान, उच्च, इन जगहों को कैप्चर कर लिया। नुकसान कैसे हुआ? कयादरा जैसी लड़ाई वो हार गया, लेकिन उसने अटेम्प्ट्स तो जारी रखे ना। मैंने आपको बताया ना, उसने टोटल 7 बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं इंडियन सॉइल पे, 7 लड़ाइयां लड़ी हैं। तो उनमें से हम कुछ बड़ी बड़ी लड़ाइयों को कवर करेंगे। तो जो उसकी पहली बहुत बड़ी लड़ाई हुई वो थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि 1191 में उसने लड़ी। अब ये बैटल ऑफ तराइन क्यों हुई, किसके साथ हुई, देखते हैं। तो मोहम्मद गोरी क्या है, वो आता था इंडिया में, अटैक करता था, 1-2 साल रहता था, फिर वापस अफगानिस्तान चला जाता था, क्योंकि उसको अपनी किंगडम भी तो देखनी होती थी ना। तो 1191 में मोहम्मद गोरी ने क्या किया, उसने खाइबर पास को क्रॉस किया। खाइबर पास मैंने आपको बताया कि माउंटेन के बीच वाला रास्ता। तो ऐसा ही एक माउंटेन है, तो हिंदू कुश, तो उसको अगर आप क्रॉस करोगे तो आप अफगानिस्तान से इंडिया में एंटर कर जाओगे, बस आप यही समझ लो। तो खाइबर पास क्रॉस करके ही वो इंडिया में एंटर कर जाता है। और तो इंडिया में एंटर करोगे तो पंजाब की तरफ से एंटर होगे। आज मैप में देखोगे तो पाकिस्तान है, उस वक्त तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं था ना, तो उस वक्त तो सब कुछ इंडिया ही था। तो जैसे ही आप खाइबर पास क्रॉस करते हो तो आप एक तरह से इंडिया की धरती पे आ जाते हो। तो इसने खाइबर पास क्रॉस किया, आगे बढ़ता गया, और भटिंडा, जो कि आज हमारे पंजाब स्टेट में है, तो भटिंडा के पास एक जगह है सरहिंद। तो सरहिंद में बने हुए एक किले को इसने कैप्चर कर लिया। किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो ये आया तो अफगानिस्तान से, लेकिन देखो भटिंडा के पास जो सरहिंद है उसके किले को कैप्चर कर लेगा। तो ये किला उसका तो नहीं है, तो ये किला किसका था? तो ये किला जो है वो पृथ्वीराज चौहान नाम के एक राजपूत राजा का था।
तो पृथ्वीराज चौहान एक बहुत बड़े राजपूत रूलर थे, तो उसके किले को इसने कैप्चर कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान चुप तो नहीं बैठेंगे, तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो बड़े राजा हैं, तो बड़े राजा के अंडर कई छोटे राजा भी होते हैं ना, तो वैसा ही एक राजा था गोविंद ताई। गोविंद ताई, कुछ कहीं पे इसका नाम गोविंद राय भी लिखा हुआ है, तो गोविंद ताई बोलो या गोविंद राय बोलो, तो गोविंद राय जो है पृथ्वीराज चौहान का ही चचेरा भाई था, कजन था, और वो एक राजकुमार की हैसियत थी गोविंद राय की। तो पृथ्वीराज चौहान ने गोविंद राय को भेजा कि तुम पंजाब जाओ, देखो तो कोई अफगानिस्तान से मोहम्मद गोरी आ गया है और हमारे किलों पे कब्जा कर रहा है, तो उसको जाके तुम कंट्रोल करो। तो पृथ्वीराज चौहान ने एक्शन लिया, गोविंद राय को भेजा अपने चचेरे भाई को। तो गोविंद राय जो है, और ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आया, तो पृथ्वीराज चौहान भी आए, लेकिन गोविंद राय क्योंकि पंजाब के एरिया का इंचार्ज था, तो इसलिए उसने कहा कि तुम चलो मैं पीछे से आता हूं। तो पृथ्वीराज चौहान भी पहुंचे, गोविंद राय भी पहुंचा, और मोहम्मद गोरी तो आ ही चुका था। तो इन लोगों के बीच जो लड़ाई हुई उसी को आज हम फर्स्ट बैटल ऑफ तराई के नाम से जानते हैं। तो ये कब हुई, तो 1191 में हुई। तो इसका नतीजा क्या हुआ, तो ये जो गोविंद राय या गोविंद ताई था, इसने अपने भाले से मोहम्मद गोरी को चोट पहुंचा दी, मोहम्मद गोरी के जबड़े पे अटैक कर दिया। तो मोहम्मद गोरी घोड़े से गिर गया था, ठीक है ना। तो जब आपका कमांडर ही घोड़े से गिर जाए या आपका कमांडर ही घायल हो जाए, तो आप तो ऑलमोस्ट लड़ाई हार ही गए। तो जैसे ही मोहम्मद गोरी पे अटैक किया, इसने मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया, तो मोहम्मद गोरी वहां से मैदान छोड़ के भाग गया। तो इससे क्या हो गया, मोहम्मद गोरी मैदान छोड़ के भाग गया, तो जीतेगा कौन, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने ही जीती, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो डर के भाग गया, ठीक है। तो इसके बाद यही नतीजा, इसका रिजल्ट यही हुआ कि बहुत ज्यादा लड़ाई हुई नहीं, और पहले ही मोहम्मद गोरी घायल हो चुका था। अब पृथ्वीराज चौहान ने गलती क्या कर दी कि मोहम्मद गोरी घायल हो चुका था, वो चाहते तो उसको कैप्चर भी कर सकते थे, चाहते तो मार भी सकते थे, लेकिन मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया इन लोगों ने। उसको लगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है नहीं, तो इसलिए उसने बोला कि चलो ये भाग जाएगा अपना, फिर वापस कभी लौट के आएगा नहीं। तो एक बहुत बड़ी गलती, स्ट्रेटेजिकल एरर हो गई, किससे, पृथ्वीराज चौहान से। तो यहाँ कुछ चीजें आप याद रखोगे कि डे, आपको ईयर याद रखना है कि किस ईयर में ये लड़ाई हुई, तो 1191 में हुई, ठीक है। तो अब देखो, मोहम्मद गोरी जो है इंडिया में बैटल ऑफ तराई हार के जा चुका है, राजपूतों ने उसको बुरी तरीके से हरा दिया है। तो अब एंट्री होती है एक कैरेक्टर की जिसका नाम है जयचंद। तो अब ये जयचंद कौन है समझ लेते हैं। तो पहले पृथ्वीराज चौहान की बैकग्राउंड थोड़ी बहुत जान लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो चौहान डायनेस्टी के राजा थे, तभी उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। तो ये चौहान डायनेस्टी जो थी, इनका काफी बड़े एरिया पे कंट्रोल था। तो दिल्ली से लेके लाहौर तक ये डायनेस्टी राज करती थी। तो इसी डायनेस्टी जो दिल्ली से लेके लाहौर है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ लाहौर है, तो ये चौहान डायनेस्टी है। इसी डायनेस्टी के पड़ोस में जो डायनेस्टी या किंगडम थी वो थी गहरवाल राजपूत डायनेस्टी, यानी चौहान भी राजपूत थे और उनके पड़ोसी जो किंगडम है गहरवाल, वो भी राजपूत ही है। तो चौहानों की जो है ना, अच्छा, ये जो गहरवाल वाले थे इनकी कैपिटल थी कन्नौज। तो कन्नौज का राजा या गहरवाल डायनेस्टी का राजा था जयचंद, ठीक है। तो अब ये दो किंगडम आप देख रहे हो, एक तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ का राजा है और उसके पास वाले किंगडम का राजा कौन है, जयचंद, ठीक। तो जयचंद की किंगडम क्या है, तो गहरवाल। तो ये जो किंगडम है गहरवाल की, ये भी काफी बड़ी थी, छोटी मोटी नहीं थी। चौहान किंगडम तो थी ही बहुत बड़ी, लेकिन गहरवाल भी कोई छोटी मोटी किंगडम नहीं थी। आज के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न बिहार, मतलब इतने बड़े बड़े एरियाज गहरवाल किंगडम के हिस्से में आते थे। और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, खास करके रिलीजियस सिटीज, जहां पे हिंदूज की भावनाएं होती हैं, जो पिलग्रिमेज की सिटीज होती हैं, जैसे वाराणसी, अयोध्या जहां पे भगवान राम का जन्म हुआ है, और पाटलिपुत्र यानी पटना। तो
तो ये सब जो है गहरवाल किंगडम के ही हिस्से थे। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी कि ये दोनों किंगडम जो है आपस में लड़ते रहते थे, पड़ोसी तो अक्सर आपस में लड़ते ही रहते हैं ना। तो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद जो है एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमको कहां से पता चलती हैं, हमको कौन बता रहा है ये सारी चीजें कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे? तो एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान के ऊपर एक पोयम लिखी गई है, उनकी लाइफ हिस्ट्री पे एक पोयम लिखी गई है। उस पोयम का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में ही कहानी लिखी गई है, ना सिर्फ पृथ्वीराज चौहान की बल्कि जयचंद की भी कहानी लिखी गई है। तो उसी पोयम के थ्रू हमको ये सारी चीजें जानने के लिए मिलती है। तो एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो पोयम है पृथ्वीराज रासो, ये किसने लिखी है? तो ये पृथ्वीराज के ही कोर्ट पोएट थे, यानी पृथ्वीराज बहुत बड़े राजा थे, तो उनके कोर्ट में, उनके दरबार में कई तरह के कवि होते थे। तो उनमें से ही एक बहुत फेमस कवि थे चंद्रबरदाई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चंद्रबरदाई ने ही अपने राजा के लाइफ हिस्ट्री को एक पोयम के रूप में लिखा। तो उसी पोयम का नाम है पृथ्वीराज रासो। तो उसी पोयम के जरिए हमको सब कुछ पढ़ने में मिलता है, मोहम्मद गोरी के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और साथ ही साथ जयचंद के बारे में भी। तो अब जयचंद के ने किया क्या? दोनों की दुश्मनी चलती है। अब यहां एक चीज आप नोट कर लो कि ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसके बारे में एक चीज ध्यान से सोचो। अल्टीमेटली इसको लिखा तो एक कवि ने है, वो हिस्टोरियन तो है नहीं। तो कवि तो जब भी कविताएं लिखते थे उस जमाने में, तो अपने राजा को खुश करने के लिए भी लिखते थे ना। तो इसलिए इस कविता में जो भी चीज लिखी गई है, हो सकता है कि वो बढ़ा चढ़ा के लिखी गई हो, अपने राजा को अच्छा दिखाने के लिए, उनके दुश्मनों को बुरे तरीके से दिखाने के लिए लिखी गई हो। तो हिस्टोरियंस इनकी हर बात पे भरोसा नहीं करते पृथ्वीराज रासो में जो चीज लिखी है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं जो हिस्टोरिकली मैच किए जा सकते हैं। तो हम सिर्फ उन फैक्ट्स की बात करेंगे। तो इस पृथ्वीराज रासो में एक स्टोरी बताई गई है कि पृथ्वीराज जो है वो जयचंद की डॉटर यानी जयचंद की बेटी संयुक्ता से प्यार करते थे। तो संयुक्ता के कहने पे पृथ्वीराज ने संयुक्ता को जयचंद के महल से भगाया था। दैट मीन्स कि पृथ्वीराज और संयुक्ता दोनों भाग गए थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो जयचंद की बेटी थी ना संयुक्ता, तो जयचंद को यह चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि मेरे दुश्मन ने मेरी बेटी को मेरे ही महल से भगाया है। तो अब जयचंद जो है वो बदला लेना चाहता था, उसको काफी इंसल्ट फील हुआ। अब जयचंद ये तो जानता ही था कि कुछ ही महीनों पहले मोहम्मद गोरी से लड़ाई हुई है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी ना 1191 में। तो उसके बाद ये सारी चीजें हो रही थी। तो अब जयचंद को बदला लेना है किससे? तो पृथ्वीराज चौहान से। तो अब जयचंद ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं मोहम्मद गोरी की मदद कर देता हूं, क्योंकि सबको पता था कि मोहम्मद गोरी चुप नहीं बैठेगा, वो वापस लौट के जरूर आएगा, दोबारा हमला करेगा, क्योंकि पहले भी इंडिया पे कई हमले वो कर चुका था। तो ये मानना तो बेवकूफी थी कि हार गया है तो लौट के नहीं आएगा। तो जयचंद ने सोचा कि मैं करता हूं मोहम्मद गोरी की मदद, तो ये मेरे दुश्मन पृथ्वीराज चौहान को मारने में मेरी मदद कर सकता है। तो क्योंकि देखो पड़ोसी था जयचंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान का पड़ोसी है ना, ये चौहानों की किंगडम थी, ये गहरवालों की किंगडम थी, ये गहरवाल किंगडम का राजा था। तो पड़ोसी होने के नाते जो है जयचंद को काफी सीक्रेट्स पता थे चौहान आर्मी के, कि चौहान आर्मी की बैटल फॉर्मेशन क्या होती है, कौन कौन से वेपन्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये सारे प्लान उसने जाके मोहम्मद गोरी को बता दिए, यानी जयचंद ने मोहम्मद गोरी से हाथ मिलाया। इसलिए जयचंद को गद्दार कहा जाता है। आज भी अगर किसी के गद्दारी की मिसाल देनी होती है तो लोग जयचंद ही बोलते हैं। कोई किसी को धोखा देता है तो लोग कहते हैं कि ये देखो इसने तो मेरे साथ वही किया जो जयचंद ने किया था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरी तरीके से प्लान बना देता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाए मोहम्मद गोरी के हाथों। तो इस चीज का पूरा फायदा उठाता है मोहम्मद गोरी, क्योंकि उसको सारे सीक्रेट्स पता चल गए हैं, सारी मिलिट्री प्लान्स पता चल गई हैं। तो अब सारा इन सब चीजों का फायदा उठा के मोहम्मद गोरी दोबारा इंडिया पे अटैक करता है। तो ये जो दोबारा वो अटैक करता है वो पृथ्वीराज चौहान पे ही करता है। तो अब एक लड़ाई तो हो चुकी है तराइन में, तो ये दूसरी लड़ाई है, इसलिए इसका नाम है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो ये अगले ही साल हुई
1191 में हुई थी पहली लड़ाई और 1192 में हो रही है दूसरी लड़ाई, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की सिचुएशन क्या है कि मोहम्मद गोरी जो है काफी प्रिपेयर करके आया, उसको काफी इंफॉर्मेशन मिल गई है, मिलिट्री स्ट्रेटेजी उसको पता है अपने अपोनेंट की। तो इस बार पृथ्वीराज चौहान का जीतना मुश्किल है। तो मोहम्मद गोरी इस बार काफी बड़ी फौज लेके आया, 1.2 लाख सोल्जर्स। तो मोहम्मद गोरी की फौज में अफगानी तो थे ही, साथ ही साथ कई और कंट्री के मुस्लिम्स भी थे, जैसे टर्की के थे, ईरान के थे, ईरान यानी पर्शिया के थे। तो काफी लंबी चौड़ी फौज लेके आया था। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार गए। वो नहीं, क्योंकि मोहम्मद गोरी काफी लंबी चौड़ी फौज लेके आया था, साथ में उसको सीक्रेट्स भी पता चल ही चुके थे। तो अब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में हार गए पृथ्वीराज चौहान। तो हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अरेस्ट कर लिया, मोहम्मद गोरी ने अरेस्ट कर लिया और बाद में उनको मार दिया। ठीक, तो उसके पहले जो है पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के पास मैसेज भिजवाया था कि ये तो फॉरेनर है, हम तो इंडियंस हैं, हम आपस में क्यों लड़े। तो जयचंद ने मना कर दिया था पृथ्वीराज चौहान को हेल्प करने से, और साथ ही साथ उसने अपनी फौज भी ले जाके मोहम्मद गोरी की फौजों के साथ मर्ज कर दिया था, यानी अपनी फौज भी सप्लाई कर दी थी मोहम्मद गोरी को। तो अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। तो पृथ्वीराज चौहान हार गए तो मोहम्मद गोरी ने उनको पकड़ लिया और फिर बाद में उनको मार दिया। तो अब देखो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में फर्क क्या है। जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था तो उसकी जान बख्श दी थी, उसको जाने दिया था घर। लेकिन मोहम्मद गोरी बहुत क्रूअल है, उसने ऐसा नहीं किया, पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। तो ये था आउटकम सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का। तो अब देखो राजा तो मर गया, पृथ्वीराज चौहान मर गए, चौहान डायनेस्टी का राजा मर गया। तो अब क्या होगा, तो चौहान डायनेस्टी के जो बड़े बड़े शहर थे, दिल्ली, अजमेर, ये सब कैप्चर कर लिया मोहम्मद गोरी ने। तो अब जयचंद का क्या होगा, तो जयचंद भी तो एक बड़ा राजा है ना, एक बड़े किंगडम का राजा है। तो मोहम्मद गोरी को लगा कि अब मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मुझे जयचंद की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जमीन चाहिए, मुझे इंडिया पे कैप्चर करना है, मुझे जयचंद की दोस्ती नहीं चाहिए। तो उसको लगा कि मैं जयचंद के भी किंगडम पे कंट्रोल करूंगा। तो अब जयचंद के ऊपर अटैक कर देता है मोहम्मद गोरी। तो जयचंद के साथ जो लड़ाई हुई मोहम्मद गोरी को की, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ चांदवड़। ठीक है, तो चांदवड़ एक जगह है कन्नौज के पास। तो कन्नौज की इंपॉर्टेंस क्या है, वो जयचंद की कैपिटल है। तो कन्नौज के पास मोहम्मद गोरी और जयचंद की लड़ाई हो जाती है। अब ये लड़ाई की एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, 1193 या 94 में हुई, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के कुछ ही महीनों या कुछ ही सालों के अंदर ये लड़ाई हुई थी। तो ये जो चांदवड़ जगह है, ये कन्नौज, फिरोजाबाद इन्हीं के आसपास पड़ता है। ठीक है, और ये यमुना नदी के किनारे पे है ये जगह। तो क्या हुआ कि इस लड़ाई में अचानक से जयचंद बेहोश होकर गिर गया था और फिर उसकी डेथ हो गई। तो अब राजा मर जाता है तो क्या होता है, पूरी आर्मी कंफ्यूज हो जाती है कि अब राजा ही नहीं रहा तो हम कैसे लड़े, इंस्ट्रक्शंस हमें कौन देगा। तो जयचंद अचानक से उसको पता नहीं क्या हो गया, तो वो बैटल फील्ड में ही बेहोश होकर गिर गया और मर गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा हुआ कि मोहम्मद गोरी के जो फोर्सेस थे उन्होंने बुरी तरीके से तबाही मचाई, और जयचंद की जो गढ़वाला आर्मी थी, गढ़वाला आर्मी मतलब गढ़वाला किंगडम थी उसकी, तो उसकी आर्मी को बुरी तरीके से तबाह कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो अब देखो मोहम्मद गोरी अपने साथ कई मिलिट्री जनरल्स को लेके आता था। तो उन्हीं में से एक बहुत ही ब्राइट मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने कहा कि तुम इंडिया में ही रहो, मुझे तो अफगानिस्तान भी संभालना होता है ना, तो तुम इंडिया में रहो। तो इस लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी को यह बात समझ में आ गई थी कि अब मैं इंडिया का मास्टर बन गया हूं, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने राजपूतों को भी हरा दिया, मैंने गढ़वालों को भी हरा दिया, तो अब मैं ही इंडिया का मास्टर हूं। तो वो तो खुद वापस अफगानिस्तान लौट के चला गया, लेकिन जाने से पहले अपने मिलिट्री जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने इंडिया का वाइसरॉय डिक्लेयर कर दिया। वाइसरॉय का मतलब है कि मेरे बिहाफ पे, मेरे पीठ पीछे तुम ही इन जो टेरिटरीज हमने कैप्चर की है उसकी देखभाल तुम ही करोगे, तुम ही इंचार्ज रहोगे। तो अब कन्नौज की जो आर्मी है, उनका तो राजा मर गया, जयचंद तो मर गया,
तो कन्नौज की पूरी आर्मी या कह लो गहड़वाल की पूरी आर्मी वो कन्नौज की तरफ चली गई, क्योंकि उनको लगा कि अब अगला हमला जो है वो कन्नौज पे ही होगा, क्योंकि कन्नौज कैपिटल सिटी है। लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपना प्लान चेंज कर लिया। उसने कन्नौज पे हमला करने के बजाय वाराणसी, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन आज भी है, उस टाइम तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वहां पे अटैक किया उसने, ताकि हिंदुओं को एक तरह से नीचा दिखाया जा सके और प्लस गहरवाल किंगडम को भी नीचा दिखाया जा सके। तो वाराणसी जो है वो जयचंद के ही किंगडम का हिस्सा थी, तो वाराणसी पे अटैक किया था कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी ने मिलकर। ठीक है, तो अब देखो मोहम्मद गोरी धीरे धीरे इंडिया के बड़े बड़े हिस्सों पे कब्जा करता चला जा रहा है, और वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत से मिलिट्री जनरल हैं। उनमें से एक मिलिट्री जनरल जिसको बहुत पसंद करता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरात की तरफ निकल जाता है। दिल्ली जीत ली है, अजमेर जीत लिया, वाराणसी, पटना, इस तरह की जगह सब कंट्रोल में आ गई है। तो अब ये लोग और आगे बढ़ते हैं और गुजरात जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो मोहम्मद गोरी का स्लेव जनरल है। देखो ये स्लेव जनरल का फंडा क्या है कि मोहम्मद गोरी का खुद का कोई बेटा बेटा था नहीं, तो ये क्या करता था, ये कम उम्र में स्लेव्स को परचेज कर लेता था। तो स्लेव्स का मतलब ये नहीं है कि उनको घर पे नौकर बना के रखा जाता था, कि उनसे खाना बनवाया जाता था, घर की सफाई कराई जाती थी, ऐसा नहीं है। तो स्लेव का मतलब होता था कि पाल पोस के बड़ा किया जाता था ऐसे बच्चों को, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी और बाद में उनको अपनी सेना का जनरल बनाता था ये, क्योंकि बेटा तो था नहीं, तो उनको बेटों की तरह ही ये प्यार करता था, उनको रेस्पेक्ट करता था। तो ऐसा ही एक मिलिट्री जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये भेजता है गुजरात। अब गुजरात क्यों भेजता है? हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1178 में मोहम्मद गोरी को बहुत बुरी तरीके से हार मिली थी, कयादरा की लड़ाई हुई थी ना, कयादरा की लड़ाई। तो उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी खुद तो नहीं जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजता है। तो अब तक वो छोटा बच्चा जो था राजा भीमदेव टू, वो बड़ा हो चुका था। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़ाई होती है भीमदेव से, तो इसको भी बैटल ऑफ कयादरा ही बोलते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ कयादरा। तो इसका नतीजा क्या होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक हरा देता है भीमदेव को और गुजरात पे कब्जा कर लेता है। तो अब देखो मोहम्मद गोरी की ताकत बढ़ती चली जा रही है, ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है उसके कंट्रोल में आते चले जा रहे हैं। तो अब इसका अगला निशाना यानी कुतुबुद्दीन ऐबक किसके कहने पे कर रहा है ये सब? मोहम्मद गोरी के करने पे कह रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो बुंदेलखंड यानी कि झांसी वाला एरिया, तो वहां पे अटैक करके वहां जो चंदेल राजपूत थे उनको भी हरा देता है। तो हराने का मतलब है टेरिटरी पे कब्जा कर लेना। ठीक, अब देखो मोहम्मद गोरी का एक और स्लेव जनरल था बख्तियार खिलजी, क्योंकि अकेला कुतुबुद्दीन ऐबक ही नहीं था, उसने कई बच्चों को गोद लिया हुआ था। तो दूसरा जो उसका स्लेव था बख्तियार खिलजी, वो बिहार की तरफ निकल जाता है, क्योंकि वो तो गोरी के अंडर ही काम कर रहा है ना, तो वो बिहार की तरफ चला जाता है, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुजरात और झांसी इस वाले रीजन में एक्टिव है। तो बख्तियार खिलजी निकल गया बिहार, और बिहार को 1197 में और बंगाल को 1202 एडी में बख्तियार खिलजी ने कैप्चर कर लिया। तो जो कैप्चर बख्तियार खिलजी कर रहा है वो तो यही बोल के कर रहा है ना कि मैं तो मोहम्मद गोरी का आदमी हूं, मैं तो मोहम्मद गोरी का स्लेव हूं। तो एक तरह से मोहम्मद गोरी के ही हिस्से में आ रही थी ये सारी जमीनें, बिहार बंगाल। तो इस तरह आप कह सकते हो कि बंगाल और बिहार भी जो है वो मोहम्मद गोरी के कंट्रोल में आ गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस बख्तियार खिलजी ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो बिहार और बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर खुद को डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन तब किया था जब मोहम्मद गोरी मर चुका था। तो अभी तो मोहम्मद गोरी जिंदा है, तो ये सब यही कहते हैं कि हम मोहम्मद गोरी के कहने पे ये टेरिटरीज कैप्चर करने आए हैं। तो मोहम्मद गोरी ने खिलजी को वाइसरॉय बना दिया बंगाल और बिहार का। कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले ही वाइसरॉय बना चुका था वो गढ़वाल किंगडम का, राजपूत किंगडम जैसी जगहों का। अब खिलजी से भी खुश हो गया वो कि तुमने जीता है बिहार बंगाल, तो तुम ही बन जाओ वाइसरॉय। ठीक है, तो अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है मोहम्मद गोरी के लिए, लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो खोखर नाम के एक मुस्लिम ट्राइब्स हुआ करते थे जो ही मुल्तान लाहौर के आसपास रहते थे। तो इनकी दुश्मनी चलती थी मोहम्मद गोरी से, क्योंकि मोहम्मद गोरी जब पहली बार इंडिया में आया था तभी इन लोगों से उसकी लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी।
तो ये जो खोखर ट्राइब थे, इन्होंने लाहौर के राजा की मदद की थी मोहम्मद गोरी से लड़ने में, तो इसलिए इनकी काफी पुरानी दुश्मनी थी मोहम्मद गोरी से। तो एक बार क्या होता है, मोहम्मद गोरी इंडिया में आता था और कुछ साल या कुछ महीने रहने के बाद अफगानिस्तान चला जाता था, फिर इंडिया आता था। तो ऐसे ही 1205 में मोहम्मद गोरी फिर से इंडिया आया। तो जब भी वो इंडिया आता था तो वो पंजाब वाले रीजन से ही इंडिया में एंटर करेगा ना, हेलीकॉप्टर लेके तो आएगा नहीं, अचानक से गुजरात में और बिहार में तो एंटर कर नहीं सकता है वो। तो एंटर करने की जगह फिक्स थी कि आप पंजाब या सिंध होके ही आओगे। तो फिर से जब वो इंडिया एंटर करता है तो फिर से उसकी लड़ाइयां स्टार्ट हो जाती हैं इसी खोखर ट्राइब से, क्योंकि वहीं पे रहते थे ये लोग। तो फिर से खोखर ट्राइब ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाए। मोहम्मद गोरी ने खोखर ट्राइब को बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत लोगों को मारा खोखर ट्राइब के। तो खोखर ट्राइब वाले जो है, इनकी दुश्मनी हो गई, उन्होंने कसम खा ली कि मोहम्मद गोरी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ, जब मोहम्मद गोरी लौट रहा था, 1205 में वो आया था, तो कुछ महीने इंडिया में रहा, वापस उसी जगह से लौट रहा था वो जहां खोखर ट्राइब रहते हैं। तो 1206 में वो लौट रहा था, तो झेलम नदी के किनारे, ये देखो ये मोहम्मद गोरी है, तो झेलम नदी के किनारे वो नमाज पढ़ रहा था, बैठ के अपने भगवान को याद कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। तो तभी खोखर ट्राइब वाले ने छुप के उस पर हमला कर दिया और उसको मार दिया। तो मोहम्मद गोरी की डेथ कब हुई बच्चों, तो 1206 में अचानक से डेथ हुई ना, उसका मर्डर कर दिया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोहम्मद गोरी इतनी जल्दी मर जाएगा। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी मर गया, उसकी अचानक से उसकी डेथ हो गई है। तो मरने से पहले क्या सिचुएशन बना के गया है मोहम्मद गोरी, इंडिया के काफी बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया है और 2 मिलिट्री जनरल्स को इंडिया में छोड़ आया है वो, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा है बख्तियार खिलजी। तो देखते हैं कि मोहम्मद गोरी के मरने के बाद क्या तमाशा हुआ। तो मोहम्मद गोरी एक्चुअली 4 प्रोमिनेंट स्लेव्स को लेके इंडिया आया हुआ था, 4 लोगों को, जिसमें से 2 का नाम तो हम जान चुके हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। तो एक्चुअली 2 नहीं 4 को वो लेके आया था और इन 4 से वो बेटों के जितना ही प्यार करता था और इन 4 को पाल पोस के बड़ा ही इसलिए किया था ताकि मोहम्मद गोरी के बाद उसकी जगह यही 4 लोग 4 बेटे जैसे मानता था वो, यही लोग ले सके। तो इन 4 का नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम तो आप सुन ही चुके हो, बख्तियार खिलजी का नाम आप सुन ही चुके हो, बाकी 2 थे ताजुद्दीन यलदौज और नसीरुद्दीन कबाचा। ठीक, तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इंडिया में जो भी बैटल ऑफ तराई हुई या जयचंद से लड़ाई हुई, सब में कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल था। यानी इंडिया की जो टेरिटरी जीती है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत बड़ा योगदान था। तो इसलिए इसने मरने से पहले ही उसको पूरे इंडियन टेरिटरीज का वाइसरॉय डिक्लेयर कर दिया था और बख्तियार खिलजी को बंगाल और बिहार का वाइसरॉय डिक्लेयर कर ही दिया था। तो हमको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो मर चुका है। तो इंडिया में जो जमीन लूट ली है तो उसका मालिक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है ना। पृथ्वीराज चौहान तो मर चुके हैं, जयचंद मर चुका है, इनको रोकने वाला अब कोई है नहीं, तो अब यही यहाँ पे रूल करेंगे। तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया इंडिया को रूल करना। मोहम्मद गोरी तो रूल नहीं कर पाया ना, वो तो उसने जीता, लेकिन वो रह रह के अफगानिस्तान चला जाता था और पीछे तो इन लोगों को छोड़ के गया था ना। तो आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ उसके बाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक्चुअली तो स्लेव था ना, वो स्लेव था मोहम्मद गोरी का, भले ही वो मिलिट्री जनरल था बट टेक्निकली तो एक स्लेव ही था, अपना बेटा तो था नहीं। तो यही जो कुतुबुद्दीन ऐबक को मौका मिला मोहम्मद गोरी के मरने के बाद कि अब मैं राजा बनूंगा, इंडिया में जो इतनी जमीन हमने लूट ली है, इतनी जमीन पे कब्जा कर लिया है, तो अब किसी ना किसी को तो संभालना है। तो कौन संभालेगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही संभालेगा। तो इसी सिचुएशन में इंडिया में इस्लामिक किंगडम की स्थापना हो गई, इस्लामिक किंगडम स्टैब्लिश हो गई। राजपूत मर गए, चौहान मर गए, सब मर गए, अब बच गया कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये तो एक मुस्लिम है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो पहला मुस्लिम किंगडम स्टैब्लिश हुआ इंडिया में, इसके लिए मोहम्मद गोरी रिस्पॉन्सिबल है। ना मोहम्मद गोरी इंडिया पे अटैक करता, ना अपने स्लेव्स को पीछे छोड़ता, ना इंडिया में कभी इस्लामिक किंगडम स्टैब्लिश होती। ठीक है,
तो अब मोहम्मद गोरी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने फैसला कर लिया कि अब मैं इंडिया से कहीं वापस नहीं जाऊंगा, मुझे इतनी बड़ी टेरिटरी संभालनी है। इसलिए इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक है वो पहला इंसान जिसने किंगडम स्टैब्लिश की, मोहम्मद गोरी नहीं है। मोहम्मद गोरी को क्रेडिट दिया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, लेकिन किंगडम उसने एस्टेब्लिश नहीं की है, किंगडम कुतुबुद्दीन ऐबक ने एस्टेब्लिश की है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अब पूरी तरीके से मन बना चुका है कि अब जो करना है मुझे इंडिया में रह के ही करना है। ठीक, तो इसने जो किंगडम बसाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो किंगडम बसाई, उसको कहा गया स्लेव डायनेस्टी। क्यों कहा गया स्लेव डायनेस्टी? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कोई राजा तो था नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था, नौकर था। तो इसीलिए ये जो डायनेस्टी बसाता है उसको हिस्टोरियंस स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो इसने जो किंगडम बसाई उसका कैपिटल दिल्ली को बनाया, दिल्ली को। ठीक है, क्योंकि दिल्ली, अजमेर इन लोगों से पहले पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में थे, तो अब दिल्ली तो इनके कब्जे में है। तो दिल्ली जैसे बड़े शहर को ही इसने डिसाइड किया कि मैं अपनी कैपिटल बनाऊंगा। इसीलिए ये जो किंगडम बसी, इस किंगडम की खासियत क्या है? ये पहली बार है कि कोई मुस्लिम रूलर इंडिया के इतने बड़े हिस्से पे रूल कर रहा है। तो इसी किंगडम को दिल्ली सल्तनत कहा गया। तो दिल्ली सल्तनत क्यों कहा गया? क्योंकि दिल्ली ही कैपिटल है उसकी। ठीक, तो अब ये जो दिल्ली सल्तनत बनी है इन सर्कमस्टांसेस में, कब बनी? मोहम्मद गोरी मरा है 1206 में, तो उसके इमीडिएटली बाद बन गई दिल्ली सल्तनत। तो अब ये दिल्ली सल्तनत 1526 तक बरकरार रहेगी, इनको कोई हटा नहीं पाएगा। ठीक है, तो हटाया किसने? तो 1526 में एक और बड़ी लड़ाई हुई इंडिया में, बैटल ऑफ पानीपत, जो कि बाबर आया था बाहर से, और बाबर ने फिर इन लोगों को हटाया और अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश की। यानी 300 सालों तक, 320 सालों तक यही जो दिल्ली सल्तनत है इसने इंडिया पे रूल किया है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत किसने बसाई, तो हम कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाई, मोहम्मद गोरी ने नहीं बसाई। ठीक है ना, मोहम्मद गोरी ने कोशिश किया, जगह जीती, जमीन जीती, लेकिन एक्चुअल किंगडम जो फाउंड हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों हुआ है।